बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा और आप लोगों का जो नेक्स्ट ग्लैंड है इसको हम और आप लोग गोनेड्स हम और आप लोग इसको कहते हैं। ये जो गोनेड का लफ्ज़ है मेडिकल साइंस में और पर्टिकुलरली एंडोक्राइनोलॉजी में ये कोलिक्वल लफ्ज़ है। कोलिक्वल का मतलब ये है मोटा लफ्ज़ है। मोटे लफ्ज़ से मेरा मतलब ये है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज के लिए हम इसी एक ही लफ्ज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो गोनेड्स होते हैं इस लफ्ज़ को हम और आप लोग मेल के अंदर भी लगाते हैं, इसी ही गोनेड के लफ्ज़ को हम और आप लोग फीमेल के अंदर भी लगाते हैं। लेकिन फिर बाकायदा तौर पे हम लिखते हैं मेल गोनेड्स और फिर लिखते हैं फीमेल गोनेड्स। लेकिन जो मेल गोनेड्स होते हैं इनको हम और आप लोग टेस्टिस कहते हैं, जो फीमेल के गोनेड्स होते हैं इनको हम और आप लोग ओवरीज कहते हैं। तो ईटा में आप लोगों ने ख़ास तौर पे एहतियात करना होगा। अगर सिर्फ गोनेड का लफ्ज़ है इट मीन्स टेस्टिस एंड ओवरीज बोथ, और अगर टेस्टिस या ओवरीज का अल्फाज है फिर तो क्लियर कट आप लोगों को पता चल जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा वहाँ पे नाम लिख लेते हैं मेल गोनेड इट मीन्स टेस्टिस, फीमेल गोनेड्स इट मीन्स ओवरीज। ये जो टेस्टिस होते हैं इनको हम और आप लोग पढ़ेंगे कि जो टेस्टिस होते हैं इनका अगर हम और आप लोग सेक्शन काट दे तो इनके अंदर हमें लोब्यूल्स नज़र आते हैं। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लोब्यूल का अगर हम और आप लोग सेक्शन काट दे तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें नज़र आएंगी। जो पहली चीज़ हमें नज़र आती है इसको हम और आप लोग सेमेनिफेरियस ट्यूब्यूल्स हम और आप लोग इसको कहते हैं। जो दूसरी चीज़ होती है इनको हम और आप लोग इंटरस्टिशियल सेल्स हम और आप लोग इसको कहते हैं। और इंटरस्टिशियल सेल्स ये उस चैप्टर के अंदर हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे। इसको हम लेडिन या लेडिग सेल्स भी हम और आप लोग इसको कहते हैं। ये जो सेमेनिफेरियस ट्यूब्यूल्स है इसका मेन फंक्शन क्या है कि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, और जो स्पर्म है वो तो एक सेल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल गोनेड्स होते हैं जिसको हम और आप लोग टेस्टिस कहते हैं इनके अंदर सेल्स बनते हैं, और सेल की स्टडी को हम और आप लोग साइटोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब कि टेस्टिस साइटोजेनिक है, साइटोलॉजी सेल्स बनाते हैं। लेकिन अगर हम और आप लोग इंटरस्टिशियल सेल्स को देख ले तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है। यहां पे एक हार्मोन बनता है और उस हार्मोन को हम और आप लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हम और आप लोग इसको कहते हैं। एंड यू नो कि जो हार्मोन होते हैं इनको जो बनाते हैं वो ग्लैंड्स होते हैं। इसका मतलब कि जो टेस्टिस हैं वो ग्लैंड्स भी होते हैं। लेकिन टेस्टिस सेल्स बनने के अलावा, हार्मोन बनने के अलावा ये सेक्सुअल ऑर्गन भी है। तब जाके मैंने इसके बीच में सेक्स का लफ्ज़ भी लगा दिया है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा साइटोजेनिक सेक्स ग्लैंड्स। इसलिए अगर आप लोग आगे जाएंगे तो बाज़ दफ़ा टेस्टिस के लिए हम जो लफ्ज़ लगाते हैं वो साइटोजेनिक सेक्स ग्लैंड्स का भी होता है। इस चैप्टर में हम और आप लोग जिस चीज़ के बारे में हम और आप लोग पढ़ रहे हैं वो ग्लैंड्स है, वो हार्मोन्स हैं। इसका मतलब कि हम और आप लोग इधर पे टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन को हम और आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे कि टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, हम और आप लोग स्पर्म वगैरह कैसे बनते हुए, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इन चीज़ों से हमारा और आप लोग का फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है। इसको हम और आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर हम और आप लोग इनको पढ़ेंगे। दूसरे साइड पे जो गोनेड्स होते हैं शाबाश से, इनमें भी दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक को हम और आप लोग oogenesis कहते हैं। एंड यू नो कि oogenesis हम और आप लोग फॉर्मेशन ऑफ ओम या एग को हम और आप लोग कहते हैं। क्लियर, ये हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ ओम या एग। जबकि दूसरा जो काम है इन ओवरीज का वो ये है कि ये हार्मोन नहीं, हार्मोन्स को भी बनाता है। और जो हार्मोन्स बनाते हैं वो दो होते हैं। इनमें से एक को हम और आप लोग एस्ट्रोजन कहते हैं, दूसरे को हम और आप लोग प्रोजेस्टेरोन हम और आप लोग इसको कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन हम और आप लोग इसको कहते हैं। तो अगर आप लोग टेस्टिस को देख ले वो एक हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, जो ओवरीज होते हैं वो दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। इनमें से एक को हम और आप लोग एस्ट्रोजन, दूसरे को हम और आप लोग प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। लेकिन ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ये जो चैप्टर है हमारा और आप लोगों का ये ग्लैंड्स के बारे में है, ये हार्मोन्स के बारे में है। तो फिर हम और आप लोग एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेस्टेरोन के बारे में हम और आप लोग पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ओम कैसे होता है इनके बारे में हम और आप लोग फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं अगर आप लोग फीमेल गोनेड्स यानी ओवरीज को भी देख ले तो जो ओवरीज होते हैं ये ओम को भी बनाते हैं, और जो ओम है एग है
वो भी एक सेल है। और सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, इसका मतलब कि जो ओवरीज हैं ये भी साइटोजेनिक होते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर आप लोग इनको देख ले तो ये हार्मोन भी बनाते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं इनको ग्लैंड्स बनाते हैं, तब जाके ये ग्लैंड्स भी हो गए हैं। लेकिन इनके अलावा वही बात होगी, सेक्सुअल ऑर्गन्स भी है, तो बीच में मैंने सेक्स का लफ्ज भी लगा दिया है। इसका मतलब कि जो ओवरीज होते हैं ये भी साइटोजेनिक सेक्स ग्लैंड्स होते हैं। तो कहीं एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया कि मेल गोनेड्स या टेस्टिस कितने हार्मोन को सीक्रेट करता है? 1। कहीं पूछा गया कि जो फीमेल के गोनेड्स हैं, जिनको हम और आप लोग ओवरीज कहते हैं, वो कितने हार्मोन को सीक्रेट करता है? 2। लेकिन अगर जनरली पूछा गया कि गोनेड्स टोटल कितने हार्मोन को सीक्रेट करता है, सो 1 + 2 + 3। चूंकि हमारा और आप लोगों का कंसर्न हार्मोन से है, तो इनमें हम और आप लोग ये जो एस्ट्रोजन है और जो टेस्टोस्टेरोन है, इनके फंक्शन को हम और आप लोग इकट्ठा पढ़ेंगे। यानी इनके फंक्शन को हम और आप लोग इकट्ठा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम और आप लोग प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन को पढ़ेंगे। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के मेन फंक्शंस क्या है, मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूं। एस्ट्रोजन के कुछ फंक्शन और चैप्टर के अंदर भी है, उधर पे भी हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर के लिहाज से जो ह्यूमन्स होते हैं इनमें कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कैरेक्टर हमारे साथ 2 तरह के होते हैं, कुछ बॉडी के कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। तो याद रख ले, ये बॉडी के कैरेक्टर्स को नहीं, ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। पर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ये फिर 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इनका जो फंक्शन है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन है। इसका मतलब कि टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन ह्यूमन मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करना है, जबकि जो एस्ट्रोजन होते हैं इसका मेन फंक्शन फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करना है। बहुत जरा आसान है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते क्या हैं, अगर आप लोग वैसे देख ले तो मेल और फीमेल में प्राइमरी डिफरेंसेस के अलावा कि ये मेल है ये फीमेल है, आप लोगों को फौरन समझ आ जाती है कि मेल है या फीमेल है, वो तो प्राइमरी डिफरेंसेस हैं। लेकिन सेकेंडरी ये होते हैं, जैसे अगर आप लोग नॉर्मली देख ले तो फीमेल के बाल लंबे होते हैं, मेल के बाल छोटे होते हैं, ये सेकेंडरी है। पर जरूरी नहीं है कि किसी अगर मेल है उसके बाल लंबे हैं और आप लोग इसको फीमेल कहना शुरू कर ले, या कोई फीमेल है उसके बाल छोटे हैं, बॉय कट है और आप इसको मेल कहना शुरू कर ले, नहीं, ये सेकेंडरी है। इस तरह से अगर आप देख ले, मेल के बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, फीमेल के बॉडी के ऊपर हेयर्स नहीं होते, सेकेंडरी हेयर जरूरी ऐसा होता भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मेल ऐसे होते हैं जिसके बॉडी के ऊपर हेयर्स नहीं होते। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो फीमेल हो गई। बहुत ज़्यादा फीमेल जैसे होते हैं जिनके बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि फिर वो मेल हुआ, सेकेंडरी है। इनके अलावा अगर आप लोग देख रहे, कपड़ों के कलर में फर्क होता है, कपड़ों की ड्रेसिंग में फर्क होता है, सिलेक्शन में फर्क होता है। फीमेल आमतौर पे मेकअप के शौकीन होते हैं, मेल नहीं होते। बहुत ज़्यादा सेकेंडरी डिफरेंसेस हैं। शूज़ में देख ले और चीज़ों में देख ले, ये सारे के सारे सेकेंडरी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरोन, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फंक्शंस हैं। नंबर 1 मिल्क प्रोडक्शन। कहीं आप लोग गलती ना कर ले, एक हम और आप लोगों ने इलेक्ट्रोजेनिक हार्मोन भी पढ़ा हुआ था, उसका फंक्शन भी मिल्क प्रोडक्शन था। नंबर 2 इसके बाद हम और आप लोगों ने ऑक्सीटोसिन को पढ़ा, उसका फंक्शन मिल्क इजेक्शन था। एक हम और आप लोग प्रोजेस्टेरोन पढ़ रहे हैं, इसका फंक्शन मिल्क प्रोडक्शन है। तो आप लोगों ने उधर ईटम एमसीक्यू में देखना है, अगर फंक्शन मिल्क प्रोडक्शन है तो 2 हार्मोन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, लेकिन अगर इजेक्शन है तो फिर ऑक्सीटोसिन होगा। जो दूसरा इसका फंक्शन है वो ये है कि हम और आप लोग पढ़ेंगे प्रेगनेंसी में कि जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर इम्प्लांट होता है। इस इम्प्लांटेशन के लिए हमें जो हार्मोन जरूरी होता है इसको हम और आप लोग प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन का दूसरा मेन फंक्शन इम्प्लांटेशन है। तो प्रोजेस्टेरोन के 2 फंक्शन हो गए हैं, इनमें से जो एक हुआ उसको हम और आप लोग कहते हैं मिल्क प्रोडक्शन, जो दूसरा फंक्शन हुआ वो हुआ इम्प्लांटेशन। तो ये पॉइंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए। इस ग्लैंड के अंदर मैं बाकी चीजें हटा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को मैं छोड़ रहा हूं। टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। ये मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मैंने फीमेल की बात नहीं की हुई है, इसको मैं छोड़ रहा हूं। इसके अंदर मेरा अपना एक मतलब है, मकसद है, वो आप लोगों को समझ आ जाएगा।
कि मैंने इसको क्यों छोड़ दिया है। तो हमारा और आप लोगों का इसके बाद जो ग्लैंड है उसको हम और आप लोग एड्रिनल ग्लैंड हम और आप लोग इसको कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड हम और आप लोग इसको कहते हैं। ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, अंडरस्टूड बात है, इसको हम इसलिए कहते हैं एड्रिनल, किडनी को हम कहते हैं कि ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कहीं मैं किडनी को ऐसे बना दूं तो एक किडनी हमारे साथ ऐसे हो गई है, एक किडनी हमारे साथ ऐसे हो गई है, जबकि जो दूसरी किडनी है वो हमारे साथ कुछ ऐसे हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किडनी के ऊपर है, तो फिर मैं लिखवा सकता हूं एबव किडनी। लेकिन जो किडनीज होते हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। इसका मतलब कि इसकी जो एसोसिएशन है ना वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ है, लेकिन किडनी के ऊपर है। लेकिन अगर कहीं मैं इसको किडनी के ऊपर बना दूं तो फिर तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, एक ग्लैंड ये हुआ और जो दूसरा ग्लैंड है वो फिर इस फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होता है। तो अगर आप लोग इसको देख लिए बिल्कुल ऐसे होता है जिस तरह के हम और आप लोग सर के ऊपर टोपी रख लेते हैं, या आप लोग इसको ऐसे रख ले। तो इसलिए हम इसको लिखते भी हैं कि ये केप ऑफ द किडनी होता है, केप ऑफ किडनी, यानी ये किडनी के ऊपर बिल्कुल केप की तरह होता है। लेकिन अगर इनमें से एक किडनी को मैं हटाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले को मैंने हटा दिया है, अगर कहीं मैं इसको हटाऊं फॉर एग्जांपल, तो अगर आप लोग इसके शेप को देख लिए बिल्कुल ऐसे बन जाता है जिस तरह के अम्ब्रेला। तब जाके बुक्स लिखते हैं कि ये अम्ब्रेला शेप होता है, ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है, अम्ब्रेला की तरह इसकी लुक होती है। लेकिन कहीं अगर मैं इस ग्लैंड की इस तरह से इसकी लेंथ देख लूं तो वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर आप लोग इसकी थिकनेस देख ले, मोटाई देख ले, तो फिर ये 1 सेंटीमीटर होता है। अगर इस एड्रिनल ग्लैंड को मैं ऐसे नहीं, इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट कर लूं और कहीं मैं इसको भी देख ले, ये भी बिल्कुल किडनी की तरह बन जाता है। तब जाके कुछ बुक्स लिखते भी ऐसे ही हैं कि ये किडनी के ऊपर होता है और किडनी शेप भी होते हैं। और लेकिन जो किडनी था उसका जो शेप था हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था वो बीन शेप्ड होते हैं। तब जाके आप लोग लिख सकते हैं कि ये बीन शेप्ड होते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस एड्रिनल ग्लैंड का ट्रांसवर्स सेक्शन काट दे, ऐसा आप इसको काटे, तो इसके अंदर आप लोगों को फिर 2 लेयर नजर आएंगे। इनमें से जो एक होता है वो कार्टेक्स होता है, जबकि जो दूसरा होता है इनको हम और आप लोग मेडुला हम और आप लोग इसको कहते हैं। इफ यू रिमेंबर, हम और आप लोगों ने किडनी के अंदर ये बात पढ़ी हुई थी कि वहां पे भी कार्टेक्स होता है, वहां पे भी मेडुला होता है, लेकिन इनके अलावा पेल्विस, बीटा पेल्विस, केविटी थी। तो मैंने आप लोगों को ये बात उधर शेयर की हुई थी कि किडनी में कितने लेयर्स होंगे, 2, केविटी कितनी है, 1। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे भी देख ले, कार्टेक्स भी है, मेडुला भी है, लेकिन इसमें वो केविटी नहीं होती, वो पेल्विस वगैरह नहीं होता, 2 लेयर्स होते हैं। ये जो कार्टेक्स था किडनी में वो 3 था, यहां पे जो कार्टेक्स होता है वो थिक होता है। वहां किडनी में जो मेडुला था वो 3 था, थिक था। यहां पे जो मेडुला होता है ये फिर 3 होता है। वहां पे जो कार्टेक्स था वो डार्क इन कलर था, यहां पे जो कार्टेक्स होता है वो लाइट होता है। वहां पे जो मेडुला था वो लाइट था, यहां पे जो मेडुला होगा वो डार्क होगा। ये 2 बेसिक डिफरेंसेस है किडनी और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर किसी चीज का साइज बढ़ेगा तो ज्यादा हार्मोन भी सीक्रेट करेगा। तो एड्रिनल कार्टेक्स कितने हार्मोन सीक्रेट करता है? 50। एड्रिनल मेडुला कितने हार्मोन सीक्रेट करता है? 2, क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो अगर आप लोग इन दोनों को प्लस कर ले तो 52। इसका मतलब ये हुआ कि एड्रिनल ग्लैंड टोटल कितने हार्मोन सीक्रेट करता है? 52। हर एक ग्लैंड के बारे में बता रहा हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड कितने सीक्रेट कर रहा है, थायराइड ग्लैंड कितने सीक्रेट कर रहा है, पैराथायराइड ग्लैंड कितने सीक्रेट कर रहा है, गोनेट्स कितने सीक्रेट कर रहा है, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये 52 है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा हार्मोन जो सीक्रेट करता है, कहीं पूछा गया तो वो एड्रिनल ग्लैंड है। सबसे कम वो पैराथायराइड ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, लॉन्गेस्ट ग्लैंड थायराइड ग्लैंड। हर एक ग्लैंड के बारे में खूबसूरत बात भी है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो 50 हार्मोन्स होते हैं, हर एक को अगर हम और आप लोग डिस्कस करेंगे मसला होता है। लेकिन इन सबको कलेक्टिवली बुक ने कार्टिकाइड्स या स्टीरॉइड का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन आसानी के लिए इन्होंने इनको 3 ग्रुप में क्लासिफाई किए हुए हैं। इनमें से एक को हम और आप लोग कहते हैं ग्लूकोकार्टिकाइड्स, जो दूसरा होता है मिनरल कार्टिकाइड्स, जो तीसरा होता है इनको हम और आप लोग कहते हैं एंड्रोजिन्स। ग्लूकोकार्टिकाइड्स क्या होते हैं? ये बॉडी में ग्लूकोज वगैरह की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है।
इसमें कितने हार्मोन्स होंगे इस 50 में से? बहुत ज्यादा है। लेकिन इनमें से एक एग्जांपल आपके कोर्स में है और वो है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल क्या है? ये ग्लूकोकार्टिकाइड है। इसका फंक्शन क्या है? बॉडी के अंदर ये जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं इनकी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, क्योंकि हार्मोन है। मिनरल कार्टिकाइड, ये मिनरल्स को रेगुलेट करता है। इस 50 में से कितने हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, पूरा ग्रुप है। लेकिन इनमें से एक एग्जांपल आपके कोर्स में है और वो है एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन क्या है? ये मिनरल कार्टिकाइड है। इसका फंक्शन क्या है? ये बॉडी के अंदर मिनरल्स को, सोडियम, पोटाशियम, साल्ट, इनके लेवल को रेगुलेट करता है। एंड्रोजीन्स क्या होते हैं ये अभी आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर एमसीक्यूज क्या आते हैं, जो डिस्कशन कर रहा हूं ये बात आपकी ज़हन में होनी चाहिए। एमसीक्यूज कैसे आते हैं? एल्डोस्टेरोन कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है? अंडरस्टूड बात है, एड्रिनल ग्लैंड। एल्डोस्टेरोन को कौन एड्रिनल कार्टेक्स है? मेडुला, अंडरस्टूड बात है, कार्टेक्स। एल्डोस्टेरोन किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? यूनोमिनरल कार्टिकाइड्स। इस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। एंड्रोजीन्स क्या होते हैं? इस 50 में से कुछ एंड्रोजीन्स भी होते हैं। और इन एंड्रोजीन का फंक्शन क्या है? ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन नहीं होते। समझने की प्लीज कोशिश कर ले, स्लो स्लो बता रहा हूं। एंड्रोजीन्स क्या होते हैं? ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन नहीं होते, पर फंक्शन टेस्टोस्टेरोन की तरह होता है। और की तरह ये अल्फाज मैंने आप लोगों को बार बार समझाए हुए थे कि कुछ लोग माशरे में होते हैं जो वो नहीं होता लेकिन उसकी तरह होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो एंड्रोजीन है इसका फंक्शन टेस्टोस्टेरोन की तरह है। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकिन मेल्स वाले डेवलप करने हैं। इसका मतलब कि एंड्रोजीन का फंक्शन भी टेस्टोस्टेरोन, मेल ने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के डेवलप करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं पूछूं कि टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन मेल के अंदर होगी, हाँ होगी, क्योंकि मेल्स में टेस्टिस है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन होगी, नहीं होगी, क्योंकि वहां पे टेस्टिस नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूं एंड्रोजीन की सिक्रेशन मेल के अंदर होगी, हाँ होगी, क्योंकि वहां पे किडनीज है, एड्रिनल ग्लैंड है, एंड्रोजीन की सिक्रेशन होगी। लेकिन अगर मैं पूछूं फीमेल के अंदर एंड्रोजीन की सिक्रेशन होगी, हाँ होगी, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड तो उधर पे भी है ना। इसलिए अगर मेल में एंड्रोजीन की सिक्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उस मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नॉर्मल से ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा हेयर्स होंगे, जो है क्या है, आवाज जो होगी वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। लेकिन अगर किसी फीमेल के अंदर एंड्रोजीन की सिक्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो फिर वहां पे भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकिन मेल्स वाले वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। मेलनेस जैसे जो क्या है सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं सेकेंडरी वाले, वो फिर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये जो एड्रिनल मेडुला होता है ये सिर्फ और सिर्फ दो ही हार्मोन को सीक्रेट करता है। इनमें से एक को हम और आप लोग इपिनेफ्रिन और दूसरे को हम और आप लोग नार इपिनेफ्रिन कहते हैं, या इसको कुछ लोग एड्रिनालिन और इसको नार एड्रिनालिन भी हम इसको कहते हैं। इपिनेफ्रिन और नार इपिनेफ्रिन इन दोनों का फंक्शन फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस में होता है। टेंशन, एंजाइटी, फियर इनको कम करता है, ज्यादा नहीं करता, कम करता है। इसलिए जिन लोगों में एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन की सिक्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो तो उन लोगों में आमतौर पे ये फियर, टेंशन वगैरह जो होते हैं ये भी कम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों हार्मोन, अगर आपके ज़हन में ये बात आती है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आपस में अपोजिट होते हैं, एक कम करते हैं दूसरा ज़्यादा करता है, नहीं, ये दोनों के दोनों कम करते हैं। इसकी पूरी एक फिजियोलॉजी है, ईटा में ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तब जाके उसने ये बात भी लिखी हुई है कि ये फियर, टेंशन, एंजाइटी यानी फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के अंदर ये रिलीज होते हैं। अगर हम और आप लोग एड्रिनल ग्लैंड को हम देख ले तो इसके लिए भी पिट्यूटरी ग्लैंड से, इफ यू रिमेंबर, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन तो आता है। और ये बात मैंने आप लोगों को उधर समझाई हुई थी कि इसका फंक्शन क्या है, एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अम्ब्रेला शेप, बीन शेप्ड। इसको कौन कंट्रोल करेगा? ACTH। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन क्या है? तो वो तो 52 हार्मोन्स को सीक्रेट करता है ना। तो इनमें से जो एड्रिनल कार्टेक्स से जो फिक्स 50 हार्मोन सीक्रेट करता है, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ACTH
लेकिन जो ये दो हार्मोन्स होते हैं इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एसीटीएच। इसका मतलब कि एड्रिनल कॉर्टेक्स एसीटीएच के कंट्रोल के अंदर है, एड्रिनल मेडुला नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह के थायराइड ग्लैंड था, उस थायराइड ग्लैंड के अंदर जो T3 T4 थे वो टीएसएच के कंट्रोल के अंदर थे, जबकि जो कैल्सिटोनिन था वो नहीं था। ये पॉइंट भी बड़ा जरूरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो बिल्कुल लास्ट ग्लैंड है जिसको हम और आप लोग पेनक्रियास कहते हैं, उसकी भी आप लोगों को समझ आनी चाहिए। जितने इसके अंदर पॉसिबल एमसीक्यूज थे बनेंगे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। जो बिल्कुल लास्ट ग्लैंड है उसको हम और आप लोग पेनक्रियास कहते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है, फौरन आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये जो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास ये नहीं है आखिर में, ये जो पेनक्रियास है नो डाउट ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन वहां पे ये प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेस्टाइन है वो तो पार्ट है डाइजेस्टिव का। इसका मतलब कि इस ग्लैंड की जो एसोसिएशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है, लेकिन वहां पे भी इंटेस्टाइन के साथ है। ये वहां पे लीफ शेप में प्रेजेंट होता है और ये इसके साथ अटैच होता है। अगर कहीं मैं इसको बोर्ड के ऊपर बनाऊं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। हाँ, बुक में इसकी बड़ी ज़बरदस्त डिस्क्रिप्शन भी है। तो कुछ इस तरह से होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने डाइजेशन के अंदर भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। वहाँ पे दो मेन चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक वो एसिनस होते हैं, एसिनस जिनमें एसिनार सेल्स होते हैं, एसिनस बना लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को, वाटर वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं। एल्केलाइड इन नेचर होते हैं, 500 to 800 ml पर डे प्रोड्यूस करते हैं, यानी इसका फंक्शन डाइजेस्टिव है। बहुत ज़्यादा हिस्सा इनमें वो एसिनस वाला हो जाता है। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा बातें हम और आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने इसको फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है। पर यू नो कि इसके अंदर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो जो सेल्स होते हैं उनमें से एक को हम और आप लोग अल्फा कहते हैं, दूसरे को हम और आप लोग बीटा कहते हैं। ये अल्फा और बीटा बाज़ दफ़ा किसी जगह पे मास बना लेते हैं और उस मास को हम और आप लोग आइलेट्स ऑफ लेंगर हार्न्स हम और आप लोग इसको कहते हैं। ये जो अल्फा सेल्स होते हैं ये सेक्रेटरी इन नेचर होते हैं। इस चीज़ को, ये जो बीटा सेल्स है जिस चीज को सीक्रेट करते हैं इसको हम और आप लोग इंसुलिन कहते हैं। यू नो कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी की ब्लड के अंदर शुगर का एक नॉर्मल लेवल मौजूद होता है। अगर कहीं नॉर्मल लेवल से शुगर का लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाए तो फिर हम और आप लोग इसको हाइपर और क्या है, ग्लूकोज है, ग्लाइको हाइपर ग्लाइसीमिया हम और आप लोग इसको कहेंगे, यानी इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड हो जाता है। अगर हुआ तो यू नो कि फिर बंदा जो होता है इनके ब्लड के अंदर अगर शुगर का लेवल बढ़ जाए तो फिर हम और आप लोग इसको डियाबिटिक मिलाइटिस हम और आप लोग इसको कहते हैं, शुगर जिसको हम और आप लोग कहते हैं। ये फिर मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लिकेशंस को प्रोड्यूस कर लेता है, राइट, जिनकी ज़रूरत नहीं है कि हम और आप लोग इसको डिस्कस भी कर सके। तो अगर कहीं ऐसा हो जाए तो शुगर का लेवल जो ही नॉर्मल से मामूली भी बढ़ जाए, यही शुगर का मॉलिक्यूल पेनक्रियास, पेनक्रियास में आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, वहाँ पे ये बीटा सेल और बीटा सेल फौरन इंसुलिन को सीक्रेट कर लेता है। इंसुलिन ब्लड को आ जाता है और ब्लड के अंदर इसका काम क्या होता है कि ये ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। अगर कम करेगा तो फिर हम और आप लोग इसको हाइपो और ग्लाइसीमिक एजेंट हम और आप लोग इसको कहेंगे। ये अल्फाज हम और आप लोगों ने उधर पे ये कैल्सिटोनिन और पैराथर्मोन के अंदर भी हम और आप लोगों ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हुए थे। तो फिर इसके लेवल को कम करेगा। तो कैसे कम करेगा? ये शुगर को यूरिन के साथ बहुत ज़्यादा निकालेगा। यूरिन के साथ ज़रा शुगर निकलेगा तो बॉडी के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाएगा। फिसिस के साथ निकालेगा, मसल्स को मजबूर करेगा कि आप इस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बना दे, लेकिन उन सब मैकेनिज्म को ऑन करेगा जिससे शुगर का लेवल कम हो जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर ये मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लिकेशन यानी जो डिजीज़ काज करेगा, अंडरस्टूड बात है, वो क्या होगा? वो फिर डायबिटिक ये मिलाइटिस वगैरह ही होंगे। बाद दफ़ा ह्यूमन बींग्स के बॉडी में शुगर का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। पर आप लोगों को बता दूं कि अगर शुगर का लेवल कम होना शुरू हो जाए तो फिर हम और आप लोग इसको हाइपो और फिर ग्लाइसीमिया हम और आप लोग इसको कहेंगे। और शुगर जो होता है, ग्लूकोज जो होता है, इसको और सेल्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करता है उसको हम और आप लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो जो न्यूरॉन होते हैं वो फिर काम करना
छोड़ना शुरू कर लेते हैं। और अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करना कम शुरू कर ले, तो फिर बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है। इसलिए फिर आमतौर पर आप लोगों ने हॉस्पिटल में भी देखा होगा कि फिर इसको आमतौर पे ग्लूकोज का जो इन्फ्यूजन होता है, ड्रिप होता है, ये फिर इनको लगा लेते हैं। अगर कहीं इसका लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए, तो फिर जो ग्लूकोज का लेवल होता है अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए, तो नर्वस सिस्टम फिर काम ही नहीं करता, तो फिर ये डेथ को काज कर लेते हैं। इसका मतलब कि जो हाइपोग्लाइसीमिया है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये बहुत ही ज़्यादा लीथल होता है। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर कहीं ये लेवल कम होना शुरू हो जाए, तो फिर यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है ये फिर जाएगा किधर, पेनक्रियास को, फिर जाएगा किधर, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस को, फिर किधर जाएगा, अल्फा सेल्स को। वो किस चीज को सीक्रेट करेगा, ग्लूकागान को, फिर किधर आएगा, ब्लड को, और ब्लड के अंदर इस ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। तो फिर इसको हम फिर कहेंगे कि ये हाइपर ग्लाइसीमिक एजेंट है, कि ये ग्लूकोज के लेवल को हाई करेगा। तो अगर आप लोग इंसुलिन और ग्लूकागान को देख ले, ये फिर आपस में फंक्शन एक है पर अपोजिट है, तो फिर ये फिर आपस में एंटागोनिस्टिक जो है ये मसल्स हो गए हैं। तो फिर ये शुगर के लेवल को कैसे बढ़ाता है, वही बातें होंगी कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम कर लेगा, फीसिस के अंदर इसको कम कर लेगा। इनके अलावा जो शुगर होगा उसको मसल के सेल से ग्लाइकोजन की ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी, ये सारा कुछ होगा, तब जाके वो शुगर का जो लेवल है ना ये फिर बढ़ जाएगा। इसी तरह से ये जो पेनक्रियाज होता है ये फिर इस तरह से शुगर के लेवल को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जो पेनक्रियास होता है ये ह्यूमन बीइंग के बॉडी में होता एक है, अगर एक है वही बात होगी, अनपेयर्ड होगा, इसमें किसी किस्म के लोब्स नहीं होते। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट ग्लैंड है, यानी लेंथ के लिहाज से जो सबसे बड़ा होता है वो पेनक्रियाज ही होता है। इसलिए हर एक ग्लैंड के बारे में अगर आप लोग थोड़ा सोचे तो लॉन्गेस्ट कौन सा ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट कौन सा ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, इन चीज़ों की आप लोगों को समझ आनी चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर एक 2 मिनट में शॉर्टकट में ट्रिक्स आप लोगों को मैं समझा देता हूं, और वही चैप्टर और वही टॉपिक होम्योस्टेसिस के अंदर भी है, वो है फीडबैक मैकेनिज्म। और जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसका मतलब क्या होता है, शाबाश है। अगर आप लोग यहाँ पे देख ले कि जो बीटा सेल्स है फॉर एग्जांपल, वो शुगर के लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कैसे कि जब हाइपर हो जाए तो इसको हाइपो पे ले आता है। तो जो ही शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है वही शुगर का मॉलिक्यूल चला जाता है इंसुलिन को। तो जितना इंसुलिन ज्यादा आएगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा, शुगर का जो लेवल है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो याद रख ले, अगर फीडबैक मैकेनिज्म में उधर एमसीक्यू में आप लोगों ने देखना है, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, यानी सिस्टम जो है उसको ब्रेक लग रहा है, यानी वो जो हार्मोन्स है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहां पे देख ले, अगर किसी इंडिविजुअल में ग्लूकागान बढ़ेगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकागान बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है, तो फिर हम आमतौर पर इसको कहते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ईटा में आप लोगों ने एक एहतियात करना है, आसान सा ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं कि हार्मोन्स को देख ले, दोनों का डायरेक्शन सेम, ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहा है, हो दोनों के दोनों, तो पॉजिटिव। लेकिन अगर एक कम हो रहा है दूसरा ज्यादा हो रहा है, तो फिर हम और आप लोग इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम इसको कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन। थैंक यू वेरी मच।